नीमा एसोसिएशन का स्थापना दिवस 13 अप्रैल 2026 को जैसवानी अस्पताल के सौजन्य से चिकित्सकों का सम्मान समारोह के साथ आयोजित किया गया। सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुक भयमृत्युनाशं गातारमीशं विविधौषधीनां चन्द्योमवातावनिर्वन्नि पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजनं संताप जराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तहरेर्द्वादशमूर्तिं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। जय जगन्नाथ। नीमा एसोसिएशन द्वारा धन्वंतरी का पूजन किया गया। आखिर हमें खुद भी बोलते हैं लोग कि हमें गैस का दर्द हो रहा है, तो 42% पेशेंट्स ऑलमोस्ट यही होते हैं। लेकिन बस एक डिक्टेम है, गैस के दर्द को सोच के हम कार्डियक के दर्द को मिस नहीं कर सकते। 40% पेशेंट्स कार्डियक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होते हैं, हार्ट की वजह से सिर्फ 15-20% केसेस होते हैं। उसके बाद चेस्ट वॉल सिंड्रोम, पेरिकार्डाइटिस, प्लूराइटिस, बहुत सारे कॉजेज हैं। मैं आपको अभी 5 मिनट में स्क्रीन आउट कर देता हूँ। कार्डियोवैस्कुलर अगर देखा जाए तो हार्ट की वजह से कितने चेस्ट पेन किस किस वजह से हो सकते हैं? या तो पेशेंट को कोई अटैक पड़ा हुआ है, या एंजाइना है, या फिर एओर्टिक डाइसेक्शन है, जो हमारे हार्ट की धमनी होती है उसमें कहीं पे ब्लीडिंग होने लगी है, या वो है, या पेरिकार्डाइटिस है, हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आने लगी है। ये तो कार्डियक कॉजेज होते हैं जो मेन हमारे चेस्ट पेन को करते हैं। उसके अलावा हमारे फेफड़ों की वजह से भी कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया, एलआरटीआई। तीसरा कॉज होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो हमारे आंतों की वजह से, पेट की वजह से होते हैं। जो मैंने बताया मोस्ट कॉमन होते हैं, 40 से 50% पेशेंट्स में यही होता है। तो उसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकते हैं, इसोफेजियल स्पाज्म, मेलोरेवीज, ये सारे पॉसिबल कॉजेज हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन हमारे कुछ 5 या 6 ही होते हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं। उसके अलावा चेस्ट वॉल में पेशेंट को कभी चेस्ट पे चोट लगी हो, जो उसकी बोन्स हैं उसमें स्वेलिंग आ गई है, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो गया, टीथ सिंड्रोम है, या फिर पुराना कोई हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन था जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूराइटिस हो रहा है, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है। साइकोलॉजिकल तो बहुत कॉमन है हमारे पास। पेशेंट आता है, किसी ने डांट दिया, बस सीने में दर्द होने लगा, बेहोशी आने लगी, ये तो बहुत कॉमन होता है हमारे। साइकोलॉजिकल हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन, ये बहुत कॉमन कॉज है। अगर अपन एक आदमी को ऐसे करके देखें तो उसमें ये सारे पॉसिबल कॉजेज हैं जो आदमी हमारे पास चेस्ट पेन लेके आ सकता है कैजुअलिटी में। मीडियास्टिनम, ग्रेट वेसल, रेस्पिरेटरी, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में उस समय आ जानी चाहिए जब हमारे पास पेशेंट आता है। उसमें हमें स्क्रीन करना है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग आउट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें देखना है पेशेंट को चेस्ट पेन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे का सिनेरियो देखना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। अगर 15 साल की लड़की है, चेस्ट पेन होके आ रही है, आपको हिस्ट्री में पता चले कि लड़की को साहब घर पे डांट दिया था, यार स्कूल नहीं जाने दिया, या मोबाइल नहीं दिलाया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है। तो उसमें हिस्टोरिकल कंपोनेंट है या एंजाइटी कंपोनेंट है हमारे साथ। तो हिस्ट्री सबसे पहला टूल है हमारे लिए कि हमें पहले पॉइंट पे हमें पकड़ना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है, एक विक्टिम माना जाता है कोई भी एडल्ट 30-35 प्लस हो या फिर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हो, वो हमारे पास चेस्ट पेन के साथ आ रही है, तो पहली चीज हमें कार्डियक ही सोचनी होती है अनटिल प्रूवन अदरवाइज। क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कॉज जो होता है इतने सारे कॉजेज में से चेस्ट पेन का, वो होता है कार्डियक। तो अगर हम एक बार लाइफ थ्रेटनिंग कॉज को रूल आउट करेंगे फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते गैस बोल के दवाई लिख के घर भेज दें और उसको बाद में पता चले हार्ट अटैक हुआ था और वो चला गया। तो ये चीज हम मिस नहीं कर सकते। भले गैस का दर्द हो, हम उसको कार्डियक समझ के इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, कुछ नहीं निकलेगा फिर गैस की दवाई दे देंगे, या फिर गैस की दवाई पहले भी दे देंगे लेकिन साथ में कार्डियक का वर्कअप भी हम कर लेंगे कि कहीं उसको गलती से तो भी कार्डियक कॉज तो नहीं आ गया। अभी मैंने ग्वालियर में बता रहा हूँ, पिछले 3 साल में लास्ट जो मैंने सबसे छोटे लड़के को डाला था वो था 24 साल का लड़का, 22 से 24 साल का था, उसको स्टेंट डालना पड़ा।
ऐसी स्थिति भी आ चुकी है। तो लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस हो गए हैं कि अभी अपन ये नहीं कह सकते कि आदमी 30 से छोटा है तो उसको अटैक नहीं आ सकता है। तो अपनी आंखें अपने को खुली रखने का टाइम आ गया है। आदमी जो चेस्ट पेन लेके आता है तो उसमें हम कार्डियोलॉजिस्ट लोग 3 तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, या तो वो टिपिकल कार्डियक पेन है, या नॉन एटिपिकल कार्डियक पेन है, या फिर नॉन कार्डियक पेन है। तो अगर 3 फीचर हमें देखने हैं, उससे पूछना है तेरे को दर्द कहाँ हो रहा है और कैसा हो रहा है। तो अगर वो बोलता है मुझे मिड ऑफ द चेस्ट में हो रहा है, आदमी यूजुअली जिसको हार्ट अटैक आता है वो अपनी मुट्ठी बंद करके यहाँ पर हमें दबा के बताता है कि साहब यहाँ बहुत भारी हो रहा है। कभी भी वो ऐसा नहीं बोलता मुझे चाकू मार रहा है या कोई सुई सी छुड़ रही है, कभी भी नहीं होता। कार्डियक पेन हमेशा डल और डिफ्यूज होता है, माने पूरी छाती में ऐसा भारीपन सा लगता है और ऐसा लगता है किसी ने जकड़ दिया या फिर 1-2 हाथी खड़े हो गए हमारी छाती पे। आदमी ऐसा आके बताता है साहब ऐसे लग रहा है किसी ने पत्थर रख दिए या फिर हाथी खड़ा हो गया हमारे ऊपर। तो जकड़न वाला पेन अगर कोई बोलता है तो ऐसे नहीं बता सकता कि मेरे को यहाँ हो रहा है यहाँ हो रहा है। अगर किसी ने बोला मुझे यहाँ हो रहा है तो वो 90% कार्डियक का नहीं है। कार्डियक पेन हमेशा डल और डिफ्यूज होता है। तो अगर आदमी मुट्ठी रख के ऐसे बताता है हमको रेट्रोस्टर्नल सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, तो दिमाग में कार्डियक। दूसरी चीज देखनी है कि चलने फिरने से या फिर काम करने से या इमोशनल स्ट्रेस से बढ़ती तो नहीं है। अगर बढ़ रही है तो वो और ज्यादा पक्का हो जाता है कि कार्डियक है। तीसरी चीज ये देखनी है कि आराम करने से या फिर नाइट्रेट्स देने से, आपने सबने दिया होगा पेशेंट्स को, सबलिंगुअल अपन सॉर्बोट्रेट की गोली देते हैं। सॉर्बोट्रेट इज नाइट्रेट। सॉर्बोट्रेट क्या करता है, दिल की नसों को फैला देता है, तो वो जो अटैक इस्कीमिया होता है, ब्लड की सर्कुलेशन कम हो रही होती है, तो वो ठीक हो जाती है, तो पेशेंट को चेस्ट पेन ठीक हो जाता है। तो अगर वो नाइट्रेट से ठीक होता है तो ये हमें एक और पॉइंट मिल जाता है कि वो दिल का ही दर्द है। तो अगर ये तीनों के तीनों सेट हो रहे हैं किसी पेशेंट में तो वो टिपिकल कार्डियक पेन है। 2 हो रहे हैं तो एटिपिकल, और 1 हो रहा है तो हम नॉन कार्डियक पेन में भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज है जिससे हम ओपीडी बेसिस पे देख सकते हैं कि पेशेंट हमारा कार्डियक है कि नहीं है। जो चेस्ट पेन है हमारे लिए बाद में बड़ी मुसीबत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसके लिए जैसे हार्ट के लिए हमें देखना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज यही होती है हार्ट को हार्ट ही देख रहा है, तो HEART हार्ट। एच से हमें सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देख लेनी है कि सस्पिशियस है कि नहीं है, कि कैसी है। अगर पेशेंट 60 प्लस है, चलने में भारीपन हो जाता है, अभी पसीना लेके आ रहा है, मैंने बताया रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, हाथ रख के आ रहा है, तो हिस्ट्री सस्पिशियस है। दूसरा होता है ईसीजी, ई से हार्ट का ई मतलब ईसीजी। ईसीजी देख लो, अगर ईसीजी में चेंजेस हैं तो खतरा है। तीसरी चीज होती है एज, 65 से ऊपर है ज्यादा खतरा है, 45 से कम है तो कम खतरा है। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन खतरा कम है। तीसरी चीज होती है रिस्क फैक्टर। तो हार्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 6 रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमारे कार्डियोलॉजी में डिफाइंड है, सिर्फ 6 होते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सिगरेट, फैमिली हिस्ट्री और ओबेसिटी। अगर इन 6 में से हमारे पास कोई 3 रिस्क फैक्टर्स हैं तो पेशेंट ज्यादा रिस्क वाला हाई रिस्क पेशेंट है। पांचवी चीज देखनी है, अगर हमें बहुत ही चेस्ट पेन हो ही रहा है तो हमें कार्डियक ट्रोपोनिन करा लेना। पेशेंट का कार्ड में भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। अगर वो पॉजिटिव है मोर देन 3 टाइम्स तो हमारे लिए खतरे वाली घंटी है। तो इनमें से कुछ भी हो, हार्ड स्कोर होता है, तो वैसे तो स्कोर हमें निकालना होता है 211, 210 होता है। मोर देन 3 पॉइंट्स है कि मोर देन 6 पॉइंट्स है कि मोर देन 7 पॉइंट है। मोर देन 7 है तो डेफिनेटली हमें कुछ करना ही है। इसका एक ये पिरामिड है। अगर पेशेंट आपको लगता है कि हार्ट स्कोर 0 to 3 है, लो रिस्क में है, ईसीजी करना है तो कर दो, देख लो और घर भेज लो। अगर मोर देन 4 to 6 का स्कोर है, इंटरमीडिएट है, तो आपको एनाटॉमिकल फंक्शनल टेस्टिंग चाहे तो आप इकोकार्डियोग्राफी करके भी देख सकते हैं और रूल आउट करने के लिए ऑब्जर्वेशन पे भी रख सकते हैं। हाई रिस्क है तो आपको इन्वेसिव एंजियोग्राफी पे जाना ही पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको फटाक से बताई दी है। ये कार्डियक में क्या होते हैं, टिपिकली सेंट्रल होता है, डिफ्यूज होता है। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है तो वो लोकलाइज पेन होगा और फिर ब्रीदिंग से प्लूरेटिक चेस्ट पेन रहेगा। ये जो मैंने स्पेसिफिक डिफाइन किया, 90% पेशेंट्स में टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका चेस्ट पेन यहाँ से स्टार्ट होता है, शोल्डर्स पे जाके लेफ्ट हैंड तक पूरा रेडिएट होता है। तो 90% पेशेंट्स में चेस्ट पेन हमें ऐसे ही प्रेजेंट करता है। नेचर ये बाकी सारे चेस्ट पेन्स में हमें कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने इसमें बता दिए हैं। जैसे गैस का दर्द जो होता है वो बर्निंग टाइप का होता है, आप उससे पूछेंगे तो खाना खाने से बढ़ता है और ऐसे लगता है कि एसिड हमें रिफ्लक्स हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो गैस का पेन होता है, GERD का पेन होता है।
निमोनिया की वजह से प्लूरेटिक पेन होता है, ब्रीदिंग के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, पेरिकार्डिटिस का पेन रेट्रोस्टर्नल होता है। ये तो रही अपन को चेस्ट पेन का पेशेंट कोई ओपीडी में आए तो हमें क्या सोचना है, क्या करना है। बात नहीं की मैंने कहा थोड़ा अगर ज़्यादा उसमें कोई कहता तो यार क्या आप डॉक्टर हो या आप उसमें जाते तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो देखिए आपके केस में दो ही इफेक्ट हो सकते थे, या तो डॉक्टर की आंखों का इफेक्ट या दवाई का इफेक्ट। तो अब मैं नहीं बता सकता कि तो कहीं ना कहीं जैसे अभी मैं एक दिन आंसू पर चढ़ता ही नहीं और चलता हूँ तब कभी कभी महसूस होता है, कभी कभी क्या वो सावधानी वो सर ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको बताया चलने फिरने से बढ़ता है, बैठने से आराम होता है। तो टिपिकल एंजाइना में क्या चेकअप करवा लो आपके यहाँ एक बार आके दिखा लीजिए सर, आप देख लेंगे। क्योंकि 15 साल का ड्यूरेशन आप मुझे बता रहे हैं, 2011 की बात बता रहे हैं, तो अभी 2026 चल रहा है। तो अच्छा तो 12 से 13 साल हो गए इस चीज़ को, तो डिजीज़ भी प्रोग्रेस की होगी। तो एक बार डिजीज़ का प्रोग्रेशन है क्या है अपन एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल सर, चेकअप तो करवाए बिल्कुल आ जाइए कभी भी। अपना ये है जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास वगैरह बनते हैं बिल्कुल सर, उसी के नीचे है। अपने रिलेटिव थे आपके मंत्री हार्दिक शुभकामनाएं। नीमा डे अपना 13 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं और ये कई सालों से अपन मनाते हैं। ये स्थापना दिवस है नीमा का, इस दिन नीमा की स्थापना हुई थी। तो नीमा की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर S.K. जयसवानी जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। डॉक्टर धीरज जयसवानी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सरल और स्पष्ट भाषा में बहुत कुछ कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ सब लोगों को बहुत अच्छे ढंग से जो भी उन्होंने समझाया उतना तो समझ आ ही गया होगा। नहीं तो ज़्यादातर कई लेक्चर्स आते हैं वो उनकी भाषाएं ऐसी रहती है कि आधा समझ आता है आधा नहीं आता है। पर डॉक्टर धीरज जयसवानी जी सामने मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने बहुत सरल भाषा में सभी लोगों के सामने अपना पक्ष रखा है और बहुत सरल भाषा में उन्होंने हार्ट से संबंधित जो भी रिस्पेक्टर्स हैं जो भी उन्होंने सब कुछ बताया है। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर जयसवानी जी कहाँ पर है? एक मिनट, डॉक्टर जयसवानी जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो अपने दूसरे बेटे को भी इंट्रोड्यूस कराएं। और मेरा क्लिनिक MK प्लाजा में है और हॉस्पिटल की टाइमिंग्स 1 से 4, MK प्लाजा में 4 से 5 बजे तक रहता हूँ। 5 बजे के बाद सर्जरीज और कॉल्स वगैरह, अगर कभी किसी को भी ज़रूरत हो तो सर 1 से 5 बजे के बीच में मेरे को किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। मैं सर की वाइफ हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं सिर्फ अपना प्राइवेट हॉस्पिटल रन करती हूँ और सर्जरीज या OTs जो भी रहती है मैं अपने हॉस्पिटल में कंडक्ट करती हूँ। दैट्स इट। मैंने फेलोशिप की है USG में। इसके अलावा IVF में भी फेलोशिप चल रही है अभी मेरी। IVF सेंटर प्लान है 2-3 साल में ओपन करने का ग्वालियर में, होपफुली। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर सुबोध बटेले का सम्मान डॉक्टरों द्वारा किया गया। अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत।